हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आई होप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अगर करते होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए सर, हाँ हमारे पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, या कुछ सजेशंस है आपके वो भी मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, मैं उस हिसाब से अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगा। ठीक है, आई एम ऑल्सो नॉट अ प्रोफेशनल इन दिस यूट्यूब वीडियो। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था वो था अपना स्कोप ऑफ सप्लाई। जैसे कि स्क्रीन पर अब दिख रहा है आपको, हम इस बार मैंने लास्ट में बता दिया था कि हम ये लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। तो ये तीनों कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो अगले लेक्चर में आई थिंक ये चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो शेड्यूल 1, जैसे कि शेड्यूल 1 में क्लियरली बोला गया है कि ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस जो विदाउट कंसिडरेशन है, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो विदाउट कंसिडरेशन है। देखो, सबसे पहले जब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर कंसिडरेशन होता है हमेशा, राइट है। हमें कंसिडरेशन का डेफिनेशन भी पढ़ा हमने, राइट। कोई भी चीज करते हम लोग कंसिडरेशन के लिए ही करते, राइट है। अगर बिना कंसिडरेशन का करो, बिना कंसिडरेशन का, फिर वो सप्लाई मानने में बनता ही नहीं है, राइट है। जीएसटी तो बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, तो बट जीएसटी एक्ट ने खुद कहा है कंसिडरेशन कहीं कहीं पर नहीं हो सकता है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इसका मतलब वो सप्लाई नहीं है क्या? नो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा। तो ये माना जाएगा क्या होता है, इसको बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? डीम्ड सप्लाई। मतलब वो सप्लाई नहीं है एक्चुअल उसका नेचर वाइज, बट स्टिल जीएसटी ने क्या किया, उसे कंसिडर किया है कि वो तू भाई सप्लाई है, भले वो विदाउट कंसिडरेशन हो, फिर भी मैं तुझे क्या बोलूंगा? सप्लाई बोलूंगा। इसीलिए उसको नाम क्या गिरा है? डीम्ड सप्लाई मान के चलो। तो सर इसके अंदर 1 2 3 4 4 पॉइंट्स है। तो 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है अपने को। क्या करना है सर? याद करना है। अब वो याद करने के लिए इन्होंने तो ऐसा दे दिया, जब ऐसा देता है ना तो मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है पढ़ाई करने का, राइट है। तो हमने क्या किया, मैंने कोशिश की, मैंने ये पूरा चीज को पढ़ा अच्छे से, और उसको मैं इजी वे में, देखियो इजी वे का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने बहुत कुछ कट कर दिया। मैंने देखो कोशिश करता हूँ मैं हर चीज यहाँ पर इंक्लूड कर पाऊँ जितना हो सकता है समझाने के लेवल पर। ठीक है, तो इस बार भी मैंने ऐसी कोशिश की। तो हम ये क्या करेंगे, आपका काम क्या है, वीडियो को पॉज करो और आराम से देखो, पहले लेक्चर पढ़ लो, फिर इसके बाद में पीछे जाके वीडियो को पॉज करके आराम से हर एक चीज प्रॉपरली अपने रजिस्टर में लिख के लेना। क्योंकि मैं वो देखकर, अगर टेक्स्ट बुक का अगर देखकर पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप शायद और 1 2 लेक्चर में छोड़ के चले जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि कुछ लिखकर आपको समझाने का। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है अपना, देखो फर्स्ट पॉइंट बनता है अपना, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं वो ट्रांजेक्शन्स बताने जा रहा हूँ जो विदाउट कंसिडरेशन है, बट स्टिल उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सप्लाई, एज पर शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में 4 चीज है, वो क्या चीज है हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है सर? ट्रांसफर और डिस्पोजल। मतलब कोई चीज को ट्रांसफर करना या कोई चीज को डिस्पोज का मतलब होता है बेच देना या खत्म कर देना, राइट है। क्या सर? बिजनेस एसेट, मतलब मेरा कोई एक बिजनेस है जिसका मैं एसेट्स को क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफर कर रहा हूँ या डिस्पोज कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने? मेरा ये बिजनेस है, देखो बिजनेस है मेरा, राइट। मेरा एक बड़ा फैक्ट्री है इधर, मस्त, ठीक है, बड़ा फैक्ट्री है, अंगार निकलता है, मस्त बड़ा छत है, अच्छा खासा, बहुत, मतलब इसमें 500 वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में। ठीक है, तो फैक्ट्री में 500 वर्कर्स करते, उसमें मशीनरी है, उसमें फर्नीचर है, उसमें इक्विपमेंट्स है, बहुत सारी चीज है मेरा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? बिजनेस एसेट्स बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ उसको? बिजनेस एसेट्स बोलता हूँ। अगर ये बिजनेस एसेट्स, दो चीज हो सकता है, ट्रांसफर हुआ हो, ट्रांसफर मतलब मेरा एक फैक्ट्री से दूसरे जगह चला गया हो, ट्रांसफर किया हो, राइट, या फिर मैंने क्या किया यहाँ पे? डिस्पोज किया। डिस्पोज इन द सेंस बोल सकते हो आप इसको, मैंने सेल कर दिया। सेल कर दिया मतलब मेरे इतने सारे मशीनरीज में से वो एक मशीनरी मैंने बेच दिया। और बेच दिया वो भी कैसे सर? वो भी कैसे? विदाउट कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने? विदाउट कंसिडरेशन, मतलब मैंने खत्म कर दिया बट कंसिडरेशन सामने वाले से लिया ही नहीं मैंने।
क्या बोला मैंने, कंसिडरेशन सामने वाले से मैंने लिया ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए सर, इसको सप्लाई मानू या नहीं मानू? देखो तुमको क्लियरली बोला गया है इसे सप्लाई मानना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई मानना पड़ेगा। देखो क्या हो सकता है, ये मशीनरी को मैंने क्या किया, ये मशीनरी को जो है ना एक एम्प्लॉय को दे दिया हो सकता है कि भाई वो एम्प्लॉय बहुत साल से काम कर रहा है 15 ईयर्स से, तो मैंने ये मशीनरी क्या कर दिया, बेचने से अच्छा है मैंने किसको दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया। अब एम्प्लॉय जाके घर पे यूज करेगा ना, तो ये जो देना होता है इसमें पैसा मैंने चार्ज नहीं किया एम्प्लॉय से, कुछ भी नहीं चार्ज किया मैंने, पैसा विदाउट कंसिडरेशन दे दिया। तो ऐसा जो हुआ है ना ट्रांजेक्शन, इसको भी हम सप्लाई माना जाएगा, भले वो सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल नहीं होता हो। तो सर इसको सप्लाई मान लेंगे, बट ये आगे कुछ तो एक वर्ड लिखा है आपने, वो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है वो। ठीक है मैं एक बात बताता हूँ, चलो आगे मैंने जो लिखा है, आगे मैंने ये लिखा है आईटीसी के बारे में, राइट। आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है इसका मतलब, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट समझो, मैंने मशीनरी जब परचेस किया होगा, मैंने मशीनरी जब परचेस किया होगा, तो समझो 1000 रुपए का मैंने 10,000 रुपए का एक मशीनरी ले लिया। क्या लिया मैंने, मशीनरी। सामने वाले ने मेरे से जीएसटी तो चार्ज किया होगा, राइट। तो मशीनरी का मैंने समझो 10% जीएसटी दे दिया। कितना दिया सर, 1000 रुपए दे दिया। तो टोटल मशीनरी मेरे लिए कितना कॉस्ट गिरा सर, मेरे लिए कॉस्ट बना 1100। तो ये 1100 का मशीनरी में 5 साल यूज किया मैंने, क्या किया, 5 इयर्स यूज किया। ठीक है 5 इयर्स यूज करने के बाद मैं एक एम्प्लॉय, देखो ये जो 1000 है ना, 1000 ये जो है 1000, ये 1000 का क्या मैटर है, ये 1000 क्या बोलना चाहता है, ये इनपुट क्रेडिट है तेरा। क्या है वो, इनपुट, इनपुट क्रेडिट है, सॉरी ये क्या है, इनपुट क्रेडिट है। इनपुट क्रेडिट मतलब सर ये 1000 को जब कोई भी तू गुड्स बनाता है, गुड्स सेल करता है, गुड्स बोल रहा हूं मैं, मशीनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, गुड्स सेल करता हूँ, मेरा बिजनेस है ना, मेरा बिजनेस है, राइट। मैं गुड्स सेल करता हूँ, सेल करते अगर मेरा लाइबिलिटी 10,000 का जीएसटी आता है, 10,000 का जीएसटी आता है, तो मैं 1000 का बेनिफिट लिया होगा, वहां पर माइनस करके जो बचा हुआ 9000 है वो भरा होगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बोलती अगर तूने ऐसा कोई यूज किया होगा इनपुट क्रेडिट, मतलब वो 1000 रुपए जो मशीनरी में तुमने खर्चा किया था, राइट है, वो 1000 को तुमने अगर इनपुट एज इनपुट क्रेडिट करके यूज किया होगा आपके बिजनेस में, तो भाई तभी तुमको क्या करना पड़ेगा, ये इसको सप्लाई मानना पड़ेगा। अगर सर ये यूज नहीं किया होगा, तो सर ये यूज नहीं किया होगा और मैंने पूरा 1000 रुपए पे कर दिया, तो गवर्नमेंट बोलती है ओके भाई तूने ऑलरेडी वो मशीनरी पे 1000 रुपए पे किया है ना, तो सेल जब ये ट्रांजेक्शन होते वक्त फिर तू मत दे, कोई जरूरत नहीं मुझे। ठीक है बट अगर तूने इसका यूज किया होगा, इफ ओनली क्या लिखा है इधर, ओनली इफ अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, अगर आईटीसी का बेनिफिट लेगा तो ही तुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसफर को सप्लाई मानना पड़ेगा, अदरवाइज तुझे कोई कंडीशन नहीं किए ट्रांजेक्शन को सप्लाई मान। समझा, मेरे हिसाब से आपको समझा होगा ये ट्रांजेक्शन में क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है आप चाहिए तो ये एग्जांपल बाजू में कहीं पर लिख के ले लेना। ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो आगे आगे क्या हो रहा है सर, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो आगे सर, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है देखते चलो। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सर, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है सर, कोई सप्लाई किया मैंने गुड्स और सर्विस, बिटवीन किसके साथ किया है मैंने ये ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पर्सन के साथ, मतलब मेरा बिजनेस जो भी है, ठीक है मेरा रिलेटेड पर्सन भी है, राइट, वो बिजनेस पर्सन के साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलता हूं, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री आरएल, ठीक है रिलायंस इंडस्ट्री ने ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन ठीक है मुकेश अंबानी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, या फिर नीतू अंबानी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, राइट है, या ऐसा मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्सन रिलेटेड, या फिर हो सकता है रिलायंस ने कुछ होल्ड सब्सिडरीज है उसके पास, खुद के सब्सिडरीज है, या फिर रिलायंस के डायरेक्टर्स। तो ये सब कौन है, रिलेटेड पर्सन। सर आपको कैसे पता रिलेटेड पर्सन ये लोग आते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा आगे जाके, हम लोग रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले एक बार शॉर्ट में समझ के लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है तो मैंने क्या बोला, कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बिटवीन किसके बीच में है, रिलेटेड पर्सन के बीच में और कंपनी के बीच में, जो हम जीएसटी जिसका कर रहे हैं, जिसका कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कंपनी का रिलेटेड पर्सन के साथ
ट्रांजैक्शन है कोई गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सर देखो मेरा ही एंटिटी है बट उसका रजिस्ट्रेशन मैंने कहीं और लिया है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांच, मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दिया, ब्रांच 1 मेरा और मेरा हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस मेरा समझो बीकेसी में, ठीक है, और ब्रांच जो है मेरा कहीं पर समझो या अंधेरी में। तो मेरे को अब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, अगर इसका रजिस्ट्रेशन अलग है और इसका रजिस्ट्रेशन अलग है ना, तो ये मेरे लिए दोनों भी मेरा ही कंपनी है, भले हो मैं गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं यहां से वहां, बट स्टिल मुझे क्या बोला जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एचओ डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम ब्रांच 1। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें रिलेटेड पर्सन राइट एंड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ होगा। मतलब मेरा कंपनी का ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगा, कंपनी का ट्रांजैक्शन इसके साथ हुआ होगा या फिर इसके साथ हुआ होगा, राइट है। पर्सन तो तुमको पता है, डिस्टिंक्ट पर्सन का बात कर रहा हूं मैं। पर्सन का डेफिनेशन तुमको भी पता है, पर्सन का डेफिनेशन क्या है, राइट। पर्सन में एक बंदा नहीं आता, बहुत सारे इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, ये सब लोग आते हैं, राइट। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो जो डिस्टिंक्ट मतलब अपना ही कंपनी है बट डिस्टिंक्ट बोला गया है उसको एज पर सेक्शन 25, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो बिटवीन रिलेटेड पार्टी या फिर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ हुआ हो, बट वो किसके इसमें होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ क्या, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। मतलब बिजनेस करते वक्त होना चाहिए वो सब ट्रांजैक्शन, कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं बात करो, यहाँ पर बिजनेस के नेचर में हो रहा है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, भले वो इंटरनली हो ट्रांजैक्शन। स्टिल एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, ये ट्रांजैक्शन में ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गया समझो। तो गिफ्ट अगर देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अप टू 50,000, तो वो डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो अच्छे से ध्यान से। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, उसमें अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, अभी गिफ्ट देते वक्त तो कंसिडरेशन थोड़ी आता है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं अपन, ये ले भाई देखो मैंने आज मोबाइल फोन दे रहा हूँ गिफ्ट, मेरे को पैसे दे दे, इसको गिफ्ट नहीं बोलते, राइट। तो ये गिफ्ट का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, राइट है। तो ऐसा टाइम पे चल जाता है भाई 50,000 तक। अगर 50,000 के ऊपर चला गया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, राइट है, मैं पहले 25,000 का मोबाइल दिलाया, फिर नेक्स्ट टाइम 75 का दिलाया, टोटल तो मेरा निकल गया ना, टोटल तो 1 लाख का चला गया। तो 1 लाख का चला गया तो फिर ऐसे टाइम पे क्या बन जाएगा, वो टैक्सेबल बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा उसको। डीम्ड सप्लाई, देखो हम लोग बात कर रहे सप्लाई है या नहीं इसकी बात कर रहे हैं, मैं और कुछ नहीं बात कर रहा हूं यहाँ पे। शेड्यूल 1 बोलता है इसको सप्लाई माना जाएगा। तो शेड्यूल 1 ने पहला क्या बोला, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, अगर उसका आईटीसी अवेल किया होगा तो वह सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन किया। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन, हम ही है, कोई अलग नहीं है, राइट। पैन मेरा ही है बट दोनों का रजिस्ट्रेशन जीएसटी का नंबर अलग है, तो ऐसे टाइम पे भी उसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ऐसा मत बोलना कि मेरे ब्रांच को मैं दे रहा हूं तो इसको का सप्लाई, इसमें कहां से जीएसटी आया, राइट। तो वो माना जाएगा। और ये सब चीज कब होना चाहिए, ड्यूरिंग द बिजनेस में, बिजनेस टाइम पे चलना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में बात करना चाहिए, अदरवाइज कोई पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए चीज। सेकंड, एक्सेप्शन क्या है ये केस के लिए, एक्सेप्शन ये है सर, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, राइट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, समझो ये जो कंपनी में दिया है यहाँ पर, राइट, ये जो कंपनी बता रहा हूँ वो एम्प्लॉयर है मेरे लिए, और रिलेटेड पर्सन समझो कि एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय है। अब ये दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है और गिफ्ट दिया गया है, 50,000 तक है, 50,000 के नीचे, तो वैसे गिफ्ट को सप्लाई माना नहीं जाएगा, वो ये प्रोविजन से बाहर गिर जाता है। अगर गिफ्ट को सप्लाई अगर मोर देन 50,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर हो जाता है तो उसको मैं सप्लाई मानूंगा, राइट। आगे क्या लिखा है, नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई और नो जीएसटी प्रोविजंस एप्लीकेबल। तो ये एक्सेप्शन वालों को है, एक्सेप्शन वालों को अगर ये फॉल हो जाता है इसमें
तो उसको कोई सप्लाई बोला नहीं जाएगा और जीएसटी उसको लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो मैं इधर डार्क क्यों कर रहा हूँ, गुड्स, सिर्फ ये गुड्स के बारे में बात करता है, सर्विस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। तो गुड्स में क्या बोलना चाहता है वो, अगर कोई भी सप्लाई गुड्स का करता है, कौन, प्रिंसिपल किसको, एजेंट को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई किया या एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड्स सप्लाई किया, यहां पर विदाउट कंसिडरेशन होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, विदाउट कंसिडरेशन होगा। भाई ये मेरा एजेंट बैठा है यहाँ पर, राइट, एजेंट गुजरात में बैठा है, ठीक है, और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर्सन कौन होता है, प्रिंसिपल मतलब जिसका बिजनेस होता है मेन, राइट, ये दोनों अपने अपने जगह पर बैठे हुए, राइट। अब ऐसा टाइम पे प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, मेरा 100,000 गुड्स ले लो, 1000 शर्ट ले लो, ठीक है, 1000 शर्ट ले लो तू, और इसको ना सबको 100-100 रुपए में बेच दे, देखो जो भी ये प्राइस उसमें बेच दे। अब प्रिंसिपल ने कोई इस पे कंसिडरेशन नहीं लिया, जिस दिन ये बेचेगा, ये सेल करेगा, उस पे उसको इनकम आएगा, राइट है, इसके बेसिस पे ये कमीशन चार्ज करेगा कुछ, या फिर उसका जो भी एग्रीमेंट होगा उनके बीच में हो। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जहां पर कंसिडरेशन नहीं आ रहा है कोई भी, तो ऐसा टाइम पे यहां पर डीम्ड सप्लाई माना गया है। वो चीज को क्या माना गया है, भले कंसिडरेशन नहीं हो इसके अंदर, स्टिल मैं इसको क्या मानूंगा, सप्लाई मानूंगा एज पर शेड्यूल 1। तो भले प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया हो, अगर ये गुड्स बिका नहीं, समझो ये सेल ही नहीं हुआ, तो एजेंट क्या बोलेगा, भाई इसका मार्केट खत्म हो गया, मैंने सेल करूंगा, ले ले फिर से। तो कोई कंसिडरेशन आ रहा जा रहा नहीं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, भले इसमें कंसिडरेशन हो या ना, नहीं सॉरी नाउ, कि नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे हैं अपन, विदाउट कंसिडरेशन वाला पढ़ रहे हैं। नो एप्लीकेबल, क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली गुड्स बोला है ना, अगर सर्विस देता है ना ये इसको, तो फिर इनके बीच में कोई भी प्रिंसिपल एजेंट के बीच में सर्विसेज आए तो फिर वो सप्लाई माना जाएगा, और उसको ये प्रोविजंस, मतलब ये शेड्यूल 1 का प्रोविजन उसको अप्लाई नहीं होगा, वो नॉर्मल जीएसटी प्रोविजंस को अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डीम्ड सर्विस नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है सर, आगे है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्या बोल रहा है सर, आगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। देखो वर्ड क्या है, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या होता है सर, इंपोर्ट मतलब ये मेरा देश है, ठीक है, ये इंडिया है मेरा, ठीक है, ये इंडिया है, और ये यहाँ पे यूएसए, क्या है ये, यूएसए। तो इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, और यूएस इसको क्या कर रही है, सर्विस दे रही है, क्या दे रही है, सर्विस, और इंडिया क्या कर रहा है, इसको पे कर रहा है, क्या कर रहा है, पे कर रहा है, सॉरी आ रहा है भाई ये, इंडिया क्या कर रहा है, कंसिडरेशन पे, रुको, हाँ, तो सर्विस दे रही है यहाँ पर, राइट, और यहाँ पे कंसिडरेशन दे रहा है क्या, बताओ मेरे को, कंसिडरेशन दे रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं दे रहा है सर, क्योंकि अपना शेड्यूल 1 क्या बोलता है, विदाउट कंसिडरेशन की बात चल रहा है, राइट है। तो सर यूएसए वाले अपने को क्यों देंगे, राइट है, क्वेश्चन तो ये रहेगा, सर यूएसए वाले अपने को फ्री में सर्विस क्यों देंगे, हाँ भाई, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन है ना। क्यों सर, क्योंकि इधर इधर जो है ना, इधर मेरा भाई बैठा है, ब्रदर बैठा है, राइट है, और मैं छोटा ब्रदर हूँ, यंगर ब्रदर हूँ मैं, राइट, उसका, तो ये मुझे सर्विस दे रहा है वहां से, ये बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये मुझे फ्री में सर्विस दे रहा है, क्या बोला मैंने, फ्री में। ये आईटी वाला बंदा हो सकता है, यहाँ पर बैठ के मुझे आईटी कंप्यूटर का कुछ टेक्निकल सर्विस दे रहा है, तो ये सर्विस दे रहा है, बट ये कंसिडरेशन नहीं दे रहा भाई, ये बोलकर, राइट है। और या फिर हो सकता है ये ब्रदर ने, ये कंपनी है मेरी, राइट, ये कंपनी है, और ये मेरी होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पर होल्डिंग सब्सिडरी कोई भी हो, मेरा ही है ना, आखिर में मेरा ही बैठा है बोलना उसको, राइट है, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी का काम क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने फ्री में सर्विस दिया, तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है, और वो भी क्या, इंपोर्ट, ये इंपोर्ट बोला जाएगा क्योंकि मैं बाहर से ये कर रहा हूँ। इंपोर्ट डेफिनेशन कब आता है, जब इंडिया के बाहर से कोई सर्विस आता है। इंडिया का डेफिनेशन मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो ये बना आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पर स्पेसिफिकली सर्विस की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे ऊपर गुड्स की बात हो रही थी, यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है। अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब अपना ही एस्टेब्लिशमेंट है बट बाहर है। सप्लाई इज मेड इन अ कोर्स ऑफ बिजनेस, और ये जो सप्लाई होगा कोई पर्सनल नेचर का नहीं होगा, जैसे ये पर्सनल नेचर का बना, राइट है, सप्लाई इन द मेड कोर्स ऑफ
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये पर्सनल नेचर का मैंने एग्जांपल लिया, बट यहाँ पर कैसा होल्डिंग सब्सिडरी को तो दे रही है ना सर्विस, तो वो पर्सनल नेचर नहीं हुआ, ड्यूरिंग इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का बना हुआ पॉइंट। ठीक है, तो सर अभी तक तो 4 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफर ऑफ सेल और डिस्पोज ऑफ बिजनेस एसेट, सेकंड बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, थर्ड बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंग्विश, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला, फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ऐसा करके हमने क्या कवर किया सर, हमने कवर किया शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 हमने अच्छे से देख लिया। सर अभी हो गया क्या, इतना ही है क्या? नहीं, मैं जो वादा करता हूँ पूरा करूंगा। क्या सर? सर आपको मैंने बताया था रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या होता है। रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर हु इज रिलेटेड पार्टी, आप अच्छे से बैठ के ये पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा रिलेटेड पार्टी कौन होता है। ऑफिसर हो गया, डायरेक्टर हो गया, वन अनदर बिजनेस, मतलब दो बिजनेस का एक ही डायरेक्टर समझो, एक ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय समझो। पार्टनर हो गया, सेम बिजनेस, मतलब वो एक बिजनेस में पार्टनर है, दूसरे बिजनेस में भी वो पार्टनर है, मतलब वो बंदा रिलेटेड पर्सन हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, राइट, ये रिलेटेड लोग हैं, बट इनमें एक्सेप्शन है ना वो हाला। ठीक है, कोई कंपनी का मैंने 25% से ज्यादा शेयर्स होल्ड किया है। देखो ये रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन जो है ना बहुत मतलब ऐसा मान के चलो कंपनी से वो रिलेटेड है, कोई तो एंगल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे और क्या है, वन ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अदर, ये वाला मैं बता देता हूँ कैसा। जैसे कि ए कंपनी है, ए कंपनी ने बी में होल्ड किया है 50% और सी में भी होल्ड किया है 70%, तो भाई ये दोनों भी क्या बन जाएंगे, रिलेटेड बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, रिलेटेड बन जाएगा, मतलब इसका और इसके बीच में ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। तो ये सब चीज है ना रिलेटेड पार्टी का, एक बार देख लो। कल क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया शॉर्ट नोट्स में रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या होता है, तो ऐसा द पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पार्टी। ये देखो ये एग्जांपल, थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इन तीनों में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सब रिलेटेड पार्टी में आ जाएगा। ठीक है, पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। ठीक है, मेंबर, मेंबर ऑफ अ सेम फैमिली, जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था मेंबर ऑफ सेम फैमिली का, मुकेश अंबानी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ वो या नीतू अंबानी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगा, फैमिली में कवर हो जाएगा। पर्सन हु एसोसिएटेड वन एंड सोल एजेंट और सेल, मतलब एक कंपनी का पर्सन है जो दोनों का मेन ट्रांजेक्शन होल्ड कर रहा है, जैसा एक सेल एजेंट है, दूसरे में भी सेल एजेंट है। सोल मतलब इनडायरेक्टली कहीं से रिलेटेड है वो। यहाँ पर क्या, फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होता है, स्पाउस, स्पाउस मतलब कौन होता है, आपका पार्टनर, राइट है, शादी होने के बाद। चिल्ड्रन, उसका चिल्ड्रन अगर उसके साथ भी ट्रांजेक्शन हो उसको ही बोला जाएगा। ठीक है, अगर मुकेश अंबानी के बेटे के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो तो मुकेश अंबानी मतलब वो रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन भी आ जाता है। पेरेंट, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर कब आएंगे, जब टोटली वो डिपेंडेंट हो गए वो कंपनी के जो हेड पे, मतलब कोई पर्सन पे। ठीक है, कोई भी हो सकता है तभी। तो ऐसा करके रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन एक बार शॉर्ट में देख लेना, इतना डिटेल में मतलब समझ के लेना, इतना याद करने की जरूरत नहीं, तो आना चाहिए आपको समझ में भी। और डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, एक ही कंपनी है भाई मेरा, एक ही कंपनी है, कंपनी एक ही है, कंपनी एक ही है, बट उसके बहुत सारे समझो अम्ब्रेला बोलते हैं ना, अम्ब्रेला, राइट, अम्ब्रेला। ठीक है, ये अम्ब्रेला, तो ये RIL है, समझो रिलायंस इंडस्ट्री है, तो उसके बहुत सारे बच्चे मार्केट में, सब्सिडरी बोलते हैं जिसको, राइट, ये या फिर सब्सिडरी, मैं तो सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ, उसका बहुत ब्रांच है, ब्रांच की बात करते हैं अपन, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, मतलब RIL के बहुत सारे ब्रांच है। तो वही बोलना चाहता है डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब RIL जब, इसका तो पैन तो एक ही है ना सबके लिए, सबके लिए एक ही पैन है, बट क्या है उनका रजिस्ट्रेशन जो GST में वो अलग अलग जगह पे है। तो वही बोलना चाहता है सिंगल पैन रजिस्टर सेपरेटली, एक ही पैन है बट सेपरेटली अलग अलग जगह रजिस्टर है। सेम स्टेट हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मतलब एक ही महाराष्ट्र में ही हूं मैं और अलग अलग क्या है इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। मैं कहीं पर समझो थाने में रहता हूं तो थाने का एक अलग रजिस्ट्रेशन है, फिर गोरेगांव का अलग रजिस्ट्रेशन है, राइट है, फिर मुंबई फोर्ट का अलग रजिस्ट्रेशन, ऐसा बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है मेरे। ठीक है, तो ऐसा आ जाता है। सेकंड, सेलेक्ट सिंगल पैन, पैन लायबल टू रजिस्टर, मतलब लायबल है बंदा रजिस्टर के लिए, एक ही स्टेट है, यहाँ पर भी एक ही स्टेट है। देखो कभी कभी ये लायबल नहीं होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ये लायबल होगा, ये लायबल नहीं होगा, नॉट लायबल, जरूर नहीं ऐसा हमेशा सब लोग को लायबल ही हो। तो ऐसा हो सकता है
कि लायबल होना चाहिए बंदा, भले रजिस्टर हो या ना हो, लायबल होना चाहिए, या फिर वन स्टेट रजिस्ट्रेशन अनदर स्टेट ब्रांच लायबल। यहाँ पर शायद दो 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 स्टेट की बारे में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात ले लो। तो गुजरात में बंदा ब्रांच है, उसको भी लायबल है रजिस्ट्रेशन, वन स्टेट टू अनदर का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर भी डायरेक्टली डिफरेंट स्टेट ही है। देखो घुमा फिरा के इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब वही होता है, मतलब एक ही पैन में रजिस्टर्ड है सब बिजनेसेस तुम्हारे, बट कुछ ब्रांच के वजह से, कुछ यूनिट्स अलग रखने की वजह से, या नेचर ऑफ बिजनेस अलग होने की वजह से, एक बार ब्रांच में प्रोडक्ट 1 में सेल करता रहूंगा, दूसरे ब्रांच में मैं प्रोडक्ट बी में सेल करता रहूंगा, तो अलग अलग उसका नेचर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करके डिस्टिंक्ट पर्सन ये डेफिनेशन ये बात करता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से फिर ये शेड्यूल 1 अपना कवर हो जाता है, यहाँ पे शेड्यूल 1 कवर हो जाता है। तो तुमको और क्या उसके अंदर देखना है हमें सर? हाँ, हमें क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल्स अपने लिए मैटर करता है, क्योंकि सर मेजर तो अपने को सम सिद्ध पढ़ के जाना है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है मोहन, ठीक है, दिल्ली में रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है उसका, ठीक है। रजिस्टर्ड हेड ऑफिस ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब दिल्ली में भी है और वेस्ट बंगाल में भी उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। ओपन न्यू ब्रांच, 2 ब्रांचेस ऑफ मोहन शैल बी ट्रीटेड डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो दोनों ब्रांच अलग अलग ब्रांच है, तो दोनों ब्रांच को 2 डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, 2 अलग अलग बंदे ऐसा माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन, दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो जीएसटी बीच में आ जाएगा। चले, फर्स्ट क्या होता है, ट्रांजेक्शन विद डिस्टिंक्ट पर्सन। कैसे कैसे हो सकता है? ट्रांजेक्शन विद डिस्टिंक्ट पर्सन आर नॉर्मली विदाउट कंसिडरेशन सिंस दे आर पार्ट ऑफ द सेम एंटिटी। देखो भाई मेरा ही ब्रांच है, मेरा ही है, तो मैं थोड़ी ना उस पर क्या करूंगा, मतलब मेरे को गुड्स अगर सामने ब्रांच को देना है, रखना है वेयर हाउस के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो ऐसे थोड़ी बोलूंगा चल प्रॉफिट दे मुझे, अरे मेरा कंपनी है, मैं फिर मेरे ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो स्टिल ये क्या बोलता है भाई, उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई। तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? स्टॉक ट्रांसफर, इसका एग्जांपल ऑलरेडी दिया है मैंने लास्ट लेक्चर में। ट्रांसफर अ न्यू और यूज्ड कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट, किसको, दूसरे अनदर लोकेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब एक मशीनरी उठा के मैं दूसरे ब्रांच में डाल रहा हूँ, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में क्या है, बिल टू बिल ट्रांजेक्शन, मतलब शिप वाला कुछ ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जहां पर वेंडर को जो इशू करना पड़ता है ऑफिस का। फॉर एग्जांपल मेरा हेड ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है, और मेरा ब्रांच यहाँ पर है। अब इसने किधर से तो इंपोर्ट किया है, कुछ कर लिया ट्रांजेक्शन, हाँ, तो ये जो कंपनी है वेंडर उसको इसके नाम से नहीं, इसके नाम से बिल करना पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑफिस के नाम से बिलिंग होता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन में भी क्या है, इसको भी कवर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पर्सन में, दोनों का है यहाँ पे। सेंट्रल मैनेजमेंट फंक्शन, जिसके बिजनेस में एक ही जैसा मोस्टली आजकल देखा जाएगा, जो हेड ऑफिस है सब सब क्या करती है, ट्रांजैक्शन संभालती है, कवर करती है। तो सेंट्रल मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन देख लो, एक बार पढ़ लो ऊपर ऊपर से, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन रजिस्ट्रेशन और अनदर रजिस्ट्रेशन, ये समझा, छोड़ दो सर। कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट ऑफिस एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड थ्रू आउट वेरियस रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, डेप्यूटेशन एम्प्लॉय। तो ये सब चीज देखो, मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जो हाईलाइट किया वो अच्छे से देख लो, समझ लो, एक बार पढ़ लो। मैंने रीड किया है, कुछ इतना मुझे लेवल का ये नहीं लगा कि उस पर बैठ के अपन टाइम पास करें, ठीक है। अपन सम्स पे ध्यान देते हैं, वो सम्स सिर्फ इंफॉर्मेशन का सम्स था। चलो यहाँ पर क्या दिया है देखो, हाँ अभी एक मैंने एग्जाम्पल दिया था, डिस्टिंक्ट पर्सन का एग्जाम्पल है। डिस्टिंक्ट पर्सन का एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि भाई मेरा एक समझो हेड ऑफिस है, ठीक है, या फिर एक शॉप है, ठीक है, शॉप है, और दूसरी जगह मेरा शोरूम है, ठीक है। तो शॉप से शोरूम में मैं 1000 टी शर्ट्स बेचे नहीं, मतलब ट्रांसफर किए। अब ये ट्रांसफर करते हो कंसिडरेशन तो आया नहीं होगा, बट डिस्टिंक्ट पर्सन है दोनों, क्योंकि ये अलग एरिया में है, ये अलग एरिया में, दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग है। तो रजिस्ट्रेशन अलग है, तो इसके बीच में कंसिडरेशन तो आया नहीं, बट स्टिल इसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 के हिसाब से। तो सर मुझे क्या करना है सर, कुछ नहीं, ऑल द नो कंसिडरेशन इज चार्ज सप्लाई फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सप्लाई, इसको सप्लाई माना जाएगा। बस ये फैक्ट्री समझो, शॉप नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल है, सिंपल है, देख लेना।
फैक्ट देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने शॉर्ट में, क्या बोल रहा है, फैक्ट्री ट्रांसफर गुड्स टू शोरूम फॉर नो कंसिडरेशन। तो क्या हुआ भाई, शेड्यूल 1 क्या बोलता है, स्टिल इसको क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन है ना इसमें, भले वो एक ही बंदा है बट रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो उसको सप्लाई माना जाएगा कि कोई दूसरे बंदे को सेल किया आपने, सप्लाई किया। जीएसटी, ये क्या लिखा है सर, इंटर स्टेट ट्रांसफर। इंटर स्टेट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंटर स्टेट ट्रांसफर का मतलब हुआ एक स्टेट से लेके दूसरा स्टेट में ट्रांजेक्शन करना, ठीक है। एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट एक्सेसरी यूज, मतलब कोई एयरक्राफ्ट कंपनी है जो इंजन बनाती है, एक्सेसरीज बनाती है उसका, तो ये क्या बोलना चाहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ठीक है, रिलेटेड पर्सन स्पेसिफाइड व्हेन मेड इन अ कोर्स ऑफ फर्दरेंस इवन विदाउट कंसिडरेशन अट्रैक्ट्स जीएसटी। तो वही चीज बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी गुड्स तुम लोग क्या करो, ट्रांसफर करो या ये करो शेड्यूल 1 के हिसाब से, तो जीएसटी तुमको आ जाएगा। यहाँ पर सेम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप 50,000 के ऊपर बताया हुआ है, जो हमने एग्जांपल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर गिफ्ट एंड पर्क्स, मैंने क्या बोला था, गिफ्ट एंड पर्क्स इन सिंपल वर्ड यहाँ पर लिखा है, इन सिंपल वर्ड गिफ्ट अप टू 50 एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सीधा जीएसटी लगेगा नहीं। गिफ्ट ₹50,000 लायबल फॉर जीएसटी ड्यूरिंग द फाइन, ये गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो ये पूरा एग्जाम्पल है, वो पढ़ लो, शॉर्ट में बता दिया वो एग्जाम्पल है। देखो रीड आपको करना है, हर चीज मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, राइट है। फ्री हाउसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है, ये जो कुछ फ्री हाउसिंग टू एम्प्लॉय shall not be subject to GST as circular issued। मतलब देखो एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉय का, राइट है, एम्प्लॉय का आ रहा है बीच में रिलेशनशिप। अब एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा है तो मानता है सर, बट एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह मिला, गेस्ट हाउस मिला, राइट, गेस्ट हाउस रहने के लिए कौन दे रहा है, ये गेस्ट हाउस मानो या फिर रेसिडेंशियल हाउस दिया, किसने दिया, कंपनी ने दिया, एम्प्लॉयर ने दिया, कंपनी ने दिया या एम्प्लॉयर ने दिया, राइट, ये दोनों एक ही होता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में ये मत बोलना कि कंपनी ने गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को सर्विस। देखो ये चीज कंफ्यूज हटाने के लिए उन्होंने सर्कुलर इशू किया ये डेट पे, और क्लियरली बोला भाई ये चीज को तुम फ्री गिफ्ट मत मानना, ठीक है, फ्री हाउसिंग अलग चीज है, तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा, उन्होंने खुद से बोल के दिया, ये मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर, उसमें क्या दिया है, गिफ्ट मर्सिडीज बेंज। देखो मर्सिडीज बेंज 50,000 के नीचे तो नहीं आएगा, राइट है। ये कौन है, हरे कृष्ण ज्वेलरी, देखो मेरे नाम का ज्वेलरी है, मुझे नहीं पता, ठीक है। गिफ्टेड मर्सिडीज बेंज, कितना तो है, ये इतना नाम भी नहीं समझ में आ रहा है क्या है वो, ठीक है। वर्थ 1 करोड़, वेरी गुड, ईच टू 3 एम्प्लॉयज, अरे बाप रे, मतलब 3 एम्प्लॉयज को, ज्वेलरी जो कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, उनके 3 एम्प्लॉयज जो बहुत ही खतरनाक एम्प्लॉयज है, उन्होंने 25 साल कंपनी को दिया, उनकी लॉयल्टी को देखकर, ठीक है, उनकी लॉयल्टी को देखकर तीनों को मर्सिडीज बेंज दिया। वो अलग बात है, वो जाकर बेचकर उसको पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये मर्सिडीज बेंज पेट्रोल भी दे देना चाहिए था शायद उनको, राइट। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर कंसिडर टू बी रिलेटेड पर्सन, राइट है, रिलेटेड पर्सन बोला जाएगा, बट वो गिफ्ट जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जब आता है बीच में, तो गिफ्ट का जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू है वो मैटर करता है। यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया आपको, राइट है, यहाँ पर क्लियरली मैं बताया कि ये क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन जो है 50,000 के नीचे होगा तो माफ है, अदरवाइज पूरा जीएसटी लगेगा भाई तेरे पे, राइट, सॉरी, ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, पूरा जीएसटी लगेगा तुम पे। तो ऐसा करके हमने क्वेश्चंस भी पढ़ लिए। देखो ये प्रिंसिपल एजेंट ये सब है ना, एक बार देख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है क्या नहीं होता है उन्होंने अच्छे से बताया, ठीक है। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड हियर, सिर्फ गुड्स के बारे में बात करते हैं, सप्लाई के बारे में, ठीक है, वो देख लेना एक बार शॉर्ट में। हाँ ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एजेंट के बारे में, एग्जाम्पल है यहाँ पर, चलो एक एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, मतलब एक कंपनी है, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, एंगेज आर एंड सन एज एन एजेंट, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसने, एक एजेंट के साथ, कौन है, आर एंड सन, ठीक है।
एजेंट है जो सेल करेगा गुड्स ऑन हिज बिहाफ, इस ये सेल करने का काम करेगा किसके बिहाफ में, एबीसी के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी, एबीसी के बिहाफ में सेल करेगा ये। फॉर द पर्पस ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग हैज सप्लाइड द गुड्स टू आर, तो इसको गुड्स सप्लाई किया, इसने गुड्स सप्लाई किया यहाँ पे, राइट है। अब ये सप्लाई किया तो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया होगा, क्योंकि हम पूरा क्या देख रहे हैं अभी फिलहाल हम शेड्यूल क्या बोलते हैं, शेड्यूल 1 बोल रहा है ना हम, तो शेड्यूल 1 क्या बोलते हैं, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन बोलते हैं। तो हम भी ये एज्यूम करेंगे कि ये विदाउट कंसिडरेशन ही हो रहा है ट्रांजेक्शन, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे यहाँ पर, मानना ही पड़ेगा कि हम लोग टॉपिक ही वो कर रहे हैं, राइट है, बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है। तो आगे क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एबीसी टू आर विल क्वालिफाई सप्लाई इवन दो एज इज नॉट पेड एनी कंसिडर, इधर बोल दिया मैं एजम्पशन की बात ही नहीं, बोल दिया उसने, ठीक है। ये एक चीज अच्छे से पढ़ लेना, क्या है ये, रिलेटेड पर्सन, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में हमेशा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आना चाहिए, ये हमने कहाँ पढ़ा था सर, स्टॉप पे पढ़ लिया था, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो ही वो चीज पॉइंट है, देखो यहाँ पर पढ़ा था हमने, बहुत अच्छे से मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, राइट, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो आगे देखते हैं इन लोग क्या कहा है इस पे, ये टेबल शायद अच्छा से समझेगा हमें, ठीक है। अगर कोई भी सर्विस आप इंपोर्ट करते हो जिसका विद कंसिडरेशन हो, विदाउट कंसिडरेशन, सर विदाउट कंसिडरेशन ही तो जाकर शेड्यूल 1 आएगा, अदरवाइज थोड़ी आएगा, विद कंसिडरेशन हो तो डायरेक्टली वो उधर ही फॉलो हो जाएगा नॉर्मल स्कोप ऑफ सप्लाई में, ठीक है। विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई दूसरे को करता होगा तो नॉट टैक्सेबल, बट अगर वो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को करता होगा और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा तो वो टैक्सेबल, जैसा हमने अभी जस्ट वही पढ़ा, पॉइंट नंबर जो था वो अपना इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में, राइट है। रिलेटेड पर्सन था, डिस्टिंक्ट पर्सन था, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस था, विदाउट कंसिडरेशन था, और दोनों भी टैक्सेबल हो जाएगा, और ये विद कंसिडरेशन होगा भले वो बिजनेस हो या नॉट फॉर द बिजनेस हो, तो टैक्सेबल ही होगा, राइट है। तो ये हम लोग ने आज इतना कवर किया, ये जो है 15th क्वेश्चन, राइट है, 15th क्वेश्चन एज अ होमवर्क रख लो आप, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल भी हो पढ़ाने का, एज अ होमवर्क कर लो भाई, देख लेना यस नो लिखा है इधर सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, सर्विस ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी, सिंपल चीज है सर, इसमें होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग जो मेरा पेरेंट कंपनी है, जिसको पेरेंट कंपनी बोलते, जो मेरे शेयर्स होल्ड किए उसने, राइट है। अब वो कंपनी कहां पर है सर, वो कंपनी यूएसए में, एग्जांपल में वही है, देखो मैं वही बता रहा हूँ, यूएसए में वो उसने क्या किया, उसने जो है ना सपोर्ट सर्विस दिया, सपोर्ट सर्विस का मतलब कोई बिजनेस ऑपरेशन सर्विस दिया उसने, ठीक है, यूएसए से सॉफ्टवेयर का कोई सर्विस दिया समझो, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर का सर्विस किसको दिया सर, हमें दिया, हम लोग कौन है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी। अब वो उसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहा है भाई, बट स्टिल सर्विस तो प्रोवाइड किया गया है ना, तो ऐसे टाइम पे विदाउट कंसिडरेशन हो या ना हो, बट स्टिल उसे क्या किया जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, और इस पे जीएसटी आएगा, और जीएसटी आएगा तो भरना इसको पड़ेगा, क्यों सर, ये रिसिपिएंट है सर, इसको क्यों भरना पड़ेगा, अरे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो पॉइंट याद है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलता है कि अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करते हैं अपन तो जीएसटी सामने लोगों को भरना पड़ता है, वो तो कहाँ भरेगा तुमको जीएसटी, राइट है, वो आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है सर, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है किसके बारे में, सर्विस इंपोर्टेड फ्रॉम एचओ, एचओ मतलब अपना ही एचओ बंदा है, हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं, वहां से अपने को मिला है, वो भी सिंगापुर में बैठा है, इधर नहीं बैठा है, ठीक है। जीएसटी हेड ऑफिस रेंडर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट टू इस ब्रांच ऑफिस इंडिया में। अब समझो दोनों भी अगर यूएसए में या कोई सिंगापुर में, तो फिर मेरा जीएसटी का बात ही नहीं आता है, राइट है, सिंस द एसोसिएट ब्रांच रिलेटेड पर्सन है, एसोसिएट, राइट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन तो है ना, सब्सिडरी पेरेंट, ये रिलेशन है, तो जीएसटी विल क्वालिफाई और हेड ऑफिस नॉट चार्ज, तो वही बोल रहे हैं, भले वो चार्ज किया हो ना किया हो, बट उसको सप्लाई बोला जाएगा। चलो, सर्विस इंपोर्टेड फ्रॉम रिलेटिव नॉट फॉर बिजनेस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस कहां से मिला मुझे, रिलेटिव से मिला, कहां से मिला मुझे, रिलेटिव से मिला, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस नॉट फॉर बिजनेस, मेरे को ये बताओ, या भी हमने टेबल पढ़ा था, सर्विस मिला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मिला,
विदाउट कंसिडरेशन, ये तो बिजनेस के लिए, नॉट फॉर बिजनेस बोला है क्या यहाँ पे? या तो बोला इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेस होता तो मैं यहाँ पर आता, सर कोर्स ऑफ बिजनेस होता तो यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है, नॉट फॉर बिजनेस, मतलब ये कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है, मतलब रिलेटेड पार्टी हूँ बट बिजनेस के कोर्स में नहीं हूँ, मैं नॉट फॉर बिजनेस हूँ, नॉट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेस है मतलब वो मेरे हिसाब से तो फॉल नहीं होना चाहिए। देखते क्या लिखा है यहाँ पर, as a registered in Delhi sought architect service from his brother से उसने यूएसए से सर्विस लिया, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, मतलब दिल्ली में उसे हाउस बनाना था, यूएसए में उसका भाई बेटा था, आर्किटेक्चर था, तो उसने सर्विस दिया और अच्छा से बंगला खड़ा करके दिया इसको, ठीक है। ऑल्दो द सर्विस हैज बीन रिसीव्ड बाय एस विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन येट नॉट क्वालिफाई फॉर द सप्लाई, क्यों सर? क्योंकि ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं आया ना, इसीलिए उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस केस में होता है, देखो अभी मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, यही चीज की वजह से वो क्या हुआ, क्राइटेरिया फॉर ये नहीं कर पाया, राइट है, इसी के वजह से, इसी की वजह से बिजनेस के लिए करता होगा तो ही टैक्सेबल है। इसने क्या किया, पर्सनल लेवल पे किया, पर्सनल लेवल पे कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ पर बिजनेस नहीं है, तो पर्सनल लेवल पे अगर करता है तो फिर वहां पर जीएसटी नहीं आता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर भी लिखा था मैंने, फिर से बता दिया आपको, देखो यहाँ पे ये देखो, बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल लेवल पे नहीं बोला था मैंने, राइट, तो इसीलिए वो चार्जेबल नहीं हुआ। चलो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ लेक्चर को, ठीक है। तब तक आप प्लीज जितने भी वीडियोस हैं मेरे सब देखते रहिए, यहाँ तक पहुंचिए। शेड्यूल 1 जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया है, थोड़ा टाइम ले लिया, ठीक है। मैं ये लेक्चर में तो कंटिन्यू, मतलब इसका सेकेंड पार्ट दे दूंगा मैं आपको जल्दी से, कल मैं डाल दूंगा, कल या 1-2 दिन में डाल दूंगा, शेड्यूल 2 भी डाल दूंगा, शेड्यूल 3 भी डाल दूंगा, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, बस मैं इसका अलग से वीडियो, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, जितना हो सके फैला दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है ये चीज़ के लिए, और फीस तो नहीं लूंगा ना आप फीस के बदले मुझे बस एक लाइक दे दीजिए, कमेंट्स दे दीजिए, या फिर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। शेयर कीजिए अच्छे से। चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं जल्दी।